हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 जो है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेकंड यूनिट का भी ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज जो है हम स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में, और साथ के साथ एक हम स्ट्रेटजी भी करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, यानी कि रणनीति। हम जो है पढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी कि इस तरीके से मैं जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी क्लास में, या इस तरीके से मेरे को जो है एवल्यूट करना है, इस तरीके से मुझे असेसमेंट के मार्क्स लगाने, यानी कि हर चीज़ में मैं अपनी एक स्ट्रेटजी लगाऊंगी। यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान, यानी कि इस प्लान के अंदर हम सब कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमारे जो भी जिस चीज़ का हमें किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, इन सब को हम जो है हमारी रणनीति में शामिल करेंगे। दिस स्ट्रेटजी इज़ डिटरमाइंड बिफोर स्टार्ट ऑफ द टीचर्स टीचिंग टास्क, यानी कि हम जो अपनी स्ट्रेटजी है वो पहले बनाएंगे। अब हम क्लास के अंदर ही बैठकर थोड़ा ना बनाएंगे कि क्या मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, यानी कि हमें क्लास में एंट्री करने से पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आज मेरे को ये टॉपिक कराना है, इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करूँगी और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है हम अच्छे से टॉपिक जो है कंप्लीट कराएंगे। द गोल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ टू फैसिलिटेट लर्निंग, मीन्स कि जो टीचर होगा वो अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाएगा जिससे जो है वो बच्चों को इजीली लर्न करा पाए उन चीज़ों को, यानी कि अच्छे से उनको सिखा पाए, समझा पाए। वही स्ट्रेटजी जो है हमारी काम आएगी। टू मोटिवेट लर्नर्स टू एंगेज देम इन लर्निंग एंड टू हेल्प देम फोकस, ये जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी ये लर्नर जो होगा, यानी कि जो सीख रहा है, स्टूडेंट है जो, उसको मोटिवेट करेंगी कि आप इस काम को कर सकते हैं। अब कोई मैथ्स से जो है बच्चा डर रहा है, मैथमेटिक्स से, यानी कि उसको इस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, ताकि वो अच्छे से लर्न कर पाए और जो उसका गोल होगा वो अच्छे से अचीव कर पाए। मोस्ट ऑफ अस यूज स्ट्रेटजीज कंटिन्यूसली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। हम जो है डे टू डे की कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाकर चलते हैं कि पहले मैं ये काम करूँगी, फिर मैं ये काम करूँगी। एक जो हाउसवाइफ होती है वो भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करती है जिसके थ्रू वो अपना काम जो है टाइम पर कंप्लीट कर पाती है, यानी कि हम हर जगह पर स्ट्रेटजीज का यूज़ कर रहे हैं। एजुकेटर नीड टू लुक क्रिटिकली एट एनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बिफोर दे चूज़ टू इम्प्लीमेंट इट। जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको पहले ध्यान से देखना होगा कि जो वो स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको जो है चूज़ करने से पहले और इम्प्लीमेंट करने से पहले वो जो है ध्यान दें उसको कि क्या वो हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है या नहीं। द यूज़ ऑफ स्ट्रेटजीज हेल्प स्टूडेंट learn the desired course content and be able to develop achievable goals in the future, यानी कि जो अगर हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम के अंदर हम प्ले करा रहे हैं स्टूडेंट से, एक चैप्टर है उसके अंदर प्ले दिया गया था, तो आपने क्लासरूम में बच्चों को ही उस प्ले का एक एक कैरेक्टर दिया है। अब आप उससे क्या कराना चाह रहे हैं कि वो बच्चा जो है डीपली उस कैरेक्टर के थ्रू समझ पाए कि चैप्टर या स्टोरी क्या बताना क्या चाह रही है, वो उस कंटेंट को अच्छे से समझ पाए जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा गोल जो है अच्छे से अचीव हो और वो फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे बच्चों को। होप सो आपको रणनीति का मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि कौन कौन से तरीके की जो हमारी टीचिंग की रणनीतियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं। वन इज़ ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी एंड सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का मीनिंग समझेंगे। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑटोक्रेटिक यानी कि किसी कोई ना कोई हेड रहेगा हमारे ऊपर, हम उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। डेमोक्रेटिक में हेड नहीं होगा, ज़्यादातर जो है बच्चों से ही रिलेटेड हमारे जो स्टूडेंट होंगे वही एक्टिव रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। ऑटोक्रेटिक होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि टीचर की मुख्य भूमिका रहेगी, टीचर ही सबसे मेन माना जाएगा, हेड माना जाएगा। जो आपको टीचर करने को बोलेगा आपको वही चीज़ करनी होगी।
ट्रेडिशनल एंड कंटेंट सेंटर्ड, यानी कि अब हमें जो है ट्रेडिशनली जो फॉलो होता हुआ आ रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे। यानी कि पुरानी जो भी रीति रिवाज हैं नॉर्मल अगर हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वही चीज़ें फॉलो करते हुए हम आएंगे इसमें, और कंटेंट से ही हम स्टिक रहेंगे। यानी कि कंटेंट जो रेलेवेंट है हम उसी तक ही बात करेंगे, उसी तक ही सीमित रहेंगे। जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक में जो लिखा है बस हम वहीं तक ही बच्चों को स्टडी कराएंगे। नेक्स्ट वन इज प्यूपिल रिमेन पैसिव लिसनर। प्यूपिल जो होगा, बच्चा जो होगा वो पैसिव लिसनर रहेगा, यानी कि बस वो सुनेगा, कोई जवाब या रिप्लाई हम उससे रिस्पॉन्स नहीं मांगेंगे स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट वन इज मेमोरी लेवल इज मोर एक्टिव। मेमोरी लेवल का जो हमने 3 लेवल किए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। होप तो आपने जो है फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसके अंदर 3 लेवल थे हमारे। इसमें जो मेमोरी लेवल होता है उसके लिए जो हम बेस्ट स्ट्रेटजी जो मानते हैं वो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि जैसे कि लेक्चर मेथड जिसमें आपको बस रटवाना हो। अब छोटा बच्चा होता है उसको हम रटवाते हैं, रोट लर्निंग कराते हैं ताकि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख पाए। एग्जाम्पल है अब इसके जैसे कि लेक्चर मेथड, ट्यूटोरियल ग्रुप्स वगैरह एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को जो है हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि लेक्चर देना, क्लास में एक टीचर आएगा वो आपको लेक्चर देगा और वो चला जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आपको वो चीज़ समझ आई या नहीं आई। या फिर ट्यूटोरियल ग्रुप्स, यानी कि आप कहीं पर ट्यूशन ले रहे हैं, ट्यूशन वाला जैसे कि बहुत सारा ग्रुप है, 500-1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो उसके अंदर टीचर ये नहीं देखेगा कि एक बच्चे को समझ आया या नहीं आया, वो सिंपली आएगा और वो आपको लेक्चर प्रोवाइड करेगा और जाएगा। यानी कि आपको खुद ही से वो काम करना होगा। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब इसके अंदर आता है स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट को मेन माना गया है इस स्ट्रेटजी के अंदर, यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। इन दिस स्ट्रेटजी देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे होंगे और जो टीचर होंगे वो एक दूसरे से क्या है इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट होंगी। कुछ ऐसे भी टॉपिक कई बार आपने नोटिस किए होंगे कि हमारे टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है टीचर हमें बता रहा है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि वो कोई न्यूज़ है, रिसेंटली कोई न्यूज़ चल रही है, आप लोग उसके ऊपर भी क्या है डिस्कशन कर रहे हैं क्लास के अंदर, यानी कि हम इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल डिफरेंस आर केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग स्ट्रेटजीज। हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को भी ध्यान रखेंगे जब हम जो है टीचिंग की स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि अच्छे से समझ नहीं पा रहा एक टॉपिक को, या फिर जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही जल्दी उस टॉपिक को कवर कर रहा है, तो दोनों के लिए हमें जो है स्ट्रेटजी थोड़ी अलग अलग फॉलो करनी होगी क्लास के अंदर, ताकि दोनों बच्चे ही लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज गिव इम्पोर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज़ ऑफ पीपल। ये जो है इम्पोर्टेंस देगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या क्या करने में कैपेबल है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो चीज़ें नहीं सीख सकता है, किस तरीके से वो सीख सकता है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डिस्कशन, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हम डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे टीचर के साथ, टीचर भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया है टीचर के द्वारा, अब जो है बच्चा उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि आप ग्रुप, ये ग्रुप है ए, ये बी, ये सी, आप जो है एक दूसरे से बात करें और इस प्रोजेक्ट को तैयार करें। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टडी, बच्चा खुद भी पढ़कर कुछ ना कुछ सीखेगा। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी मेथड, यानी कि कोई हम खोज कराएंगे बच्चों से कि जैसे कि आपको टीचर ने जैसे आपको एक वर्क दिया है कि आपको क्या है डिस्कवर करना है कि किस मौसम में कौन से वेजिटेबल्स को जो है ग्रो कराया जाता है, यानी कि एक आपको डिस्कवरी सी करने के लिए बोल दिया है टीचर ने। आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आप जो है नई नई चीज़ें जानेंगे उनसे। या फिर जब कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, जैसे कि साइंस की बुक्स में नॉर्मली लिखा होता है कि आप इस तरीके से एक बना कर देखें, या फिर आपको जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर नई चीज़ों को डेवलप करना है, या कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें को डिस्कवर करने के लिए भी इसके अंदर बोला जा सकता है।
होप सो आपको स्ट्रेटजी का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट है कि कौन कौन से तरीके की स्ट्रेटजीज हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन स्ट्रेटजी जो है टीचिंग की, वो किस तरीके से हमें हेल्प देगी, किस तरीके से हम उसको क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करेंगे और उससे क्या क्या हम कर पाएंगे, क्या क्या हमारा गोल अचीव हो पाएगा, ये सब चीज़ें अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दिस स्किल इज़ यूज्ड बाय टीचर एंड पीपल इन द क्लासरूम बाय प्लेइंग सम रोल विदाउट एनी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग। यानी कि हम कोई ऐसा रोल प्ले करेंगे या फिर जो टीचर होगा वो भी इन्वॉल्व होगा और प्यूपिल स्टूडेंट होगा वो भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन हम इसके लिए कोई पहले से ही कोई ट्रेनिंग या रिहर्सल वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि क्लासरूम के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि प्ले जो है कैरेक्टर डिवाइड कर देते हैं टीचर। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली ही आपको बोला जाता है कि आप इस चीज़ को रीड करें, आप इस कैरेक्टर को रीड करें, यानी कि आपने पहले से ही उसकी कोई रिहर्सल वगैरह नहीं की होती। सो इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड that stimulation is a form of role playing wherein pupil teacher display his skills simultaneously। यानी कि एक लाइन आपको बोली जाएगी कि आप बोलो इस कैरेक्टर का, दूसरा बोला जाएगा कि टीचर मैं खुद बोलूँगी इस चीज़ को, थर्ड अगर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, यानी कि इस प्रकार से हम कैरेक्टर्स को डिवाइड करेंगे कि टीचर भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। स्टिमुलेशन इन टीचिंग हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्टिमुलेशन जो है अभी रिसेंटली आया है हमारी एजुकेशन फील्ड के अंदर। इसका जो यूज़ है अलग अलग लेवल पर किया जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जो टीचर होता है वो ट्रेंड होता है प्रैक्टिकली एंड ऑल्सो इम्पार्टेड थ्योरेटिकल लर्निंग। यानी कि टीचर हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, प्रैक्टिकल लर्निंग भी और थ्योरेटिकल लर्निंग भी। एक प्ले हम जब क्लासरूम के अंदर रीड कर रहे हैं तो वो हम प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं उसको और कुछ उससे सीख भी रहे हैं। यानी कि दोनों चीज़ें ही हम जो टीचर है हमें सिखा पाएगा। स्टिमुलेशन का वैसे मीनिंग आपको जैसे कि उत्तेजित करना है, मीन्स आप जो है स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है वो एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम भी जो है हमारी टर्न आने पर हम ये काम करेंगे, यानी कि हम भी इस प्ले में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको क्या करेगा कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे। दूसरा बच्चा जब बोलेगा, वो जो नहीं बोल रहे वो बच्चे भी ये सोचेंगे कि उनसे प्रेरणा लेंगे कि हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर प्ले करें। एक टीचर होता है उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो इसके जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको 16 वीक के लिए जो एक प्रोग्राम अटेंड करना होगा, जो कि आपको क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाना होगा। यानी कि आपको पहले से एक प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप जो है अच्छे से जब आप एक्चुअल में जो टीचर बनेंगे तो आप अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पाएँ। जब हम बीएड का जो सेकेंड ईयर का 16 वीक का हमारा जो शेड्यूल है हम अटेंड करेंगे स्कूल में जाके, तो हमें एक प्रैक्टिस सी होगी, हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे ताकि जब आप एक्चुअल में क्लासरूम में जाएंगे तो आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से एक्सीलेंट वे में आप बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है स्टिमुलेशन का यूज़ करना ज़रूरी है। It is clear that the pupil cannot become successful teacher until he acquires the teaching skill through role play in the classroom। एक टीचर जो बच्चा है एक टीचर जब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो एक्चुअली एक रोल प्ले ना कर ले। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक पायलट है, पायलट को ट्रेन किया जाएगा, उसको सारी चीज़ें जो है अच्छे से दिखाई जाएंगी, उसको हर प्रॉब्लम समझाई जाएगी, उसको एक आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट के हेल्प से जो है सिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से कौन से बटन से रोकना है, किस तरीके से आपको जो है उड़ाना है इस प्लेन को, या किस तरीके से आपको लैंडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें जो है एक पायलट को पहले से ही सिखाई जाएंगी ताकि जब वो एक्चुअल में परफॉर्म करे वर्क तो कोई भी गड़बड़ ना हो। या फिर जैसे कि हम कोई ऑफिसर्स वगैरह का एग्जांपल लेते हैं तो पहले जो है ट्रेनिंग दी जाती है उनको ताकि जब वो एक्चुअल में वर्क करने के लिए जाएं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Stimulation aims to provide an experience as close to as real as possible। Stimulation जो है वो हेल्प करेगा कि एक इंसान
उस एक्सपीरियंस को ले जैसे कि वो एक रियली एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चीज़ को रियल में वो चीज़ें कर रहा है, उसको ऐसा फील होना चाहिए जहाँ तक जो है हो सकता है। अब जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करेगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिस करेगा, उनको जो है 1 साल के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको इस तरीके से काम करना है, उसके बाद ही जो है वो एक्चुअल में अप्लाई होंगे, कहीं पर जॉब कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू धुमलेकर 2004 के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी, ए स्टिमुलेशन इज ए रेप्लिका ऑफ रियलिटी एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट एनेबल्स अडल्ट पार्टिसिपेंट टू लर्न थ्रू इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। यानी कि एक रियलिटी की तरह होगी स्टिमुलेशन, और ये जो है हेल्प करेगी, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे उनको हेल्प करेगी कि वो क्या है अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाए और एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस उनको मिल पाए, यानी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल पाए, जिसकी वजह से वो अच्छे से जब वो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करे तो वो एक्चुअल में बेटर कर पाएँ। यानी कि एक टीचर बनने से पहले आपको इसीलिए 16 वीक के लिए एक जो है हमारी क्लासरूम दी जाती है कि हमें इसको पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, जबकि आपको क्या है रियलिटी में आपको वो चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, लेकिन आप स्कूल में जाकर पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को। लेकिन जब आप एक्चुअल में टीचर तभी माने जाएंगे जब आपके पास क्या है एक्सपीरियंस है कि हम इस चीज़ से ये ऐसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलेशन। First one is it start with analogous situation. This setting is equivalent to the assumptions in a scientific investigation. Analogous situation का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि बराबर मानी जाएगी, जैसे हम एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके अंदर, तो इसी तरीके से हम टीचिंग के अंदर भी एनालॉगस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, यानी कि अज्यूम करेंगे कि ऐसा ऐसा हमें करना है। नेक्स्ट वन इज़ डीप लर्निंग। स्टिमुलेशन हमें हेल्प करेगी कि हम अच्छे से डीपली हर चीज़ को समझ पाएँ, एकदम से आपको हर चीज़ छोटी से छोटी समझ आए, जैसे किस तरीके से हमें जो है क्लासरूम को हैंडल करना है, किस तरीके से हमें रजिस्टर बनाने हैं, किस तरीके से हमें अटेंडेंस पुट करनी है, यानी कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छे से सीख पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ अवेयरनेस ऑफ द यूनिक सर्कमस्टांसेस। कई बार क्या होता है आपकी क्लास के अंदर यूनिक अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अब उनको कैसे आप हैंडल करेंगे एज ए टीचर, आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। अब जैसे कि 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक को जो है चोट लग गई है, तो आपको उस सिचुएशन के अंदर क्या आप कर पाएंगे, क्लासरूम के अंदर किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना होगा, ये सब चीज़ें आपको जो है स्टिमुलेशन सिखा पाएगा। इम्प्लाइज टीचिंग एड फॉर लर्नर्स। अब जो हमारी टीचिंग की अलग अलग चीज़ें हैं, बोर्ड्स है, बुक वगैरह हैं, कंप्यूटर से आपको कुछ सिखाना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, न्यूज़पेपर का यूज़ करना है, मैगजीन, यानी कि हम हर चीज़ का यूज़ कर पाएँ, हमें ये भी कौन सिखाएगा, स्टिमुलेशन एक्टिविटी सिखाएगी। वेरी कन्वीनियंट मेथड है ये, हम इजीली जो है क्लासरूम में जाने से पहले, मतलब जब हम बीएड कर रहे हैं उसी टाइम पर हमें सिखा दिया जाता है कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। इफ़ेक्टिव फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड। एक हमारा फीडबैक भी हम अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। अब आप जो क्लासरूम के अंदर सीख रहे हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, आप आसानी से बता पाएंगे कि ये अच्छा है या फिर इसके अंदर ये कमियां हैं, ईजिली हम फाइंड आउट करेंगे। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन रिसर्च वर्क। इस मेथड को हम जब भी हम रिसर्च वर्क करेंगे तो उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स बाय द पीपल टीचर्स। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, ये मतलब कि हमारा बेस्ट मेथड है कि हम क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर पा रहे हैं एक्चुअल में स्टूडेंट्स के साथ, तो ये जो है इफ़ेक्टिव मेथड रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि क्या क्या हमें अचीव करना है इसको यूज़ करके। टू मॉडिफाई टीचर बिहेवियर बाय द यूज़ ऑफ फीडबैक डिवाइसेस। हम जो है टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे टीचर के बिहेवियर में, जैसे जैसे हमें जो है फीडबैक मिलता जाएगा उसकी मदद से हम टीचर का बिहेवियर चेंज करना चाहेंगे। टू मॉडिफाई सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर्स बिहेवियर विच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग।
उनके जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बातचीत करने का तरीका उनका, उन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से एक टीचर को परफॉर्म करना है। जैसे कि एक ऑफिसर होता है, उसको किस तरीके से पेश आना है दूसरों से, किस तरीके से वो एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा। टू डेवलप साइकोलॉजिकल एप्रिसिएशन ऑफ द क्लासरूम प्रॉब्लम, यानी कि हमारी क्लासरूम के अंदर कैसी साइकोलॉजी है, बच्चे किस तरीके से हैं, किस प्रकार से वो सीखना चाह रहे हैं चीज़ों को, इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा टीचर को। टू डेवलप इन द स्टूडेंट टीचर ए बेसिक फॉर हैंडलिंग द प्रॉब्लम इन द क्लास, एक जो बेसिकली कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो क्लास में, तो एक जो स्टूडेंट जो अब टीचर बनने वाला है उसको वो किस तरीके से जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। टू डेवलप टीचर बिहेवियर टेक्सोनॉमी बाय यूजिंग स्टिमुलेटेड टीचिंग टेक्निक्स, मीन्स टेक्सोनॉमी का जो मतलब है वो होता है वर्गीकरण, यानी कि किस तरीके से हम जो हमारी नकली टेक्निक हम बोल सकते हैं, जो स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग है, उसकी मदद से हम किस तरीके से जो टीचर्स हैं उनके अंदर वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि किस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग, कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। जर्नली इस प्रोसीजर के अंदर 6 स्टेप रहेंगे, जो कि एक हम टीचिंग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचिंग के लिए, उसके अंदर फॉलो किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट वन इज़ असाइनमेंट ऑफ रोल। सबसे पहले आपको एक रोल दिया जाएगा। जब आप स्कूल के अंदर पढ़ाने जाएंगे तो आपको जैसे कि बोला जाएगा कि आप हिंदी के टीचर बने या इंग्लिश के बने, यानी कि आपको एक रोल दिया जाएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है स्कूल में परफॉर्म करना होगा। द स्टूडेंट टीचर्स आर असाइंड द रोल्स ऑफ टीचर एंड ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स, यानी कि आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जाएगा, आपको रोल दिया गया है और आपसे जो है फीडबैक मांगा जाएगा कि आप फीडबैक बताएं कि किस तरीके से जो है बच्चे बिहेवियर कर रहे थे, आप उनके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या आप कौन से मेथड से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये जो है हम रोटेशन वाइज करेंगे कि एक रोटेशन सी चलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग स्किल्स टू बी पार्टिसिपेटेड, यानी कि कौन कौन से स्किल्स को हमें ज़रूरत है जब हम वो काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एट दिस स्टेज द स्किल्स टू बी प्रैक्टिस्ड इज डिसाइडेड एंड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर इट आर डन। ईच ट्रेनी सिलेक्ट द टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस। हर बच्चे को अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है स्टूडेंट को, वो प्लानिंग करेगा और एक प्रिपरेशन जो है कंप्लीट करेगा अपनी लेक्चर देने से पहले। यानी कि आपको एक कोई भी टॉपिक दिया जाएगा। अब जैसे कि हम जो कॉलेज लेवल पे होते हैं तो उस टाइम पे हमें असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो कोई टीचर जो होता है वो कहता है कि प्रेजेंटेशन भी दो इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि हम उसको प्रेजेंट करेंगे। अब यही काम जो है हम इस स्टेज के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, यानी कि कौन जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाएगा, किसकी टर्न पहले आएगी, कौन उसको ऑब्जर्व करने के लिए बैठेगा, यानी कि ये चीज़ें अब हम इस स्टेज के अंदर करेंगे। एट दिस स्टेज इट इज़ डिसाइडेड हु विल टीच फर्स्ट एंड हु विल ऑब्जर्व एंड हाउ एवरीवन वुड बी टीचिंग ऑब्जर्विंग वन बाय वन। यानी कि इस स्टेज के अंदर आपको अलग अलग आपका जो कॉलेज का ग्रुप होगा उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर आपको 4 या 5 बच्चों को भेजा गया है, आप जो है टर्न वाइज जो है उनको पढ़ा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। तो आप जब एक इंसान पढ़ा रहा है तो आप उसकी अच्छाइयाँ भी देखेंगे, साथ के साथ उसकी बुराइयाँ भी देखेंगे, यानी कि आप जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसने यहाँ पर गड़बड़ की है पढ़ाने में, तो मेरे को ये मिस्टेक जो है रिपीट नहीं करनी। तो वो नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ा रहा होगा तो उसके अंदर भी कोई कमी रही होगी, तो यानी कि दूसरे बच्चे ने ऑब्जर्व की, अब वो भी ये देखेगा कि इस तरीके से मुझे इसको हैंडल करना है। यानी कि बच्चे जो हैं वो टीचिंग की प्रैक्टिस करते हुए वो सीख जाएंगे कि एक्चुअल में पढ़ाना कैसे है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ स्टेज डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को प्लस पॉइंट आप कब दे सकते हैं, किसी को आप नेगेटिव पॉइंट आप कब दे सकते हैं, और जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उससे आपको क्या समझ आता है, ये सारी चीज़ें जो है हम फोर्थ स्टेज के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले हम एक अब 5th स्टेज के अंदर प्रैक्टिस सेशन को हम ऑर्गेनाइज करेंगे।
इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की जाएंगी, रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आप जो है जज करेंगे टीचर के बिहेवियर को, यानी कि टीचिंग किस तरीके से वो कर रहे हैं। दिस फॉलो बाय द फीडबैक एंड सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर फिर आपको जो फीडबैक मिलेगा और सजेशंस मिलेंगे ताकि आप और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेज इज अल्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर। अब जो है हम प्रोसीजर को घुमाएंगे, यानी कि चेंज करेंगे सारी चीज़ों को। अब जो बच्चा टीचर बना था वो ऑब्जर्वर बनेगा और जो ऑब्जर्वर था वो टीचर बनेगा, यानी कि इस तरीके से बच्चे जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। द होल प्रोसीजर इज चेंज एट दिस स्टेज। देयर इज अ चेंज ऑफ टीचर, चेंज ऑफ ऑब्जर्वर, चेंज इन टीचिंग स्किल्स एंड चेंज इन टॉपिक टू बी टॉट, यानी कि हर चीज़ के अंदर चेंज हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द रोल ऑफ टीचर। हर बच्चे को जो है काम दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी क्या है टीचर बने, वो भी क्या है स्टूडेंट बने और एक टीचर की तरह बिहेव करे, यानी कि अब आपका रोल जो है चेंज किया जाएगा। ये हमारी जो है 6 स्टेजेस थी जो कि नॉर्मली स्टिमुलेशन के टाइम पर फॉलो की जाती हैं जब आपको कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इस तरीके से आप जो है इजीली सीख जाते हैं। जैसे जैसे हमारा कॉलेज लेवल पे असाइनमेंट का वर्क होता है उसके अंदर जैसे आपको प्रेजेंटेशन देने को बोलते हैं तो उसके अंदर आपने नोटिस आप करेंगे कि क्या होगा कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो और बच्चे सुन रहे हैं, यानी कि वो लिसनर हैं, यानी कि स्टूडेंट बने हुए हैं आपके। लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा जो है बोल रहा है तो आप उसके स्टूडेंट बने हुए हैं। तो ये आपको एक प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ जब आप एक्चुअल में टीचर बने। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। अब आपने जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इजीली आप इसके अंदर बता पाएंगे कि आप स्टिमुलेशन से अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से मदद करेगा। फर्स्ट वन इज़ स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम विदाउट बिल्डिंग इट। आप एक ऐसे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए स्टडी कर पा रहे हैं जबकि एक्चुअल में वो आपके लिए इन्वायरमेंट नहीं है, यानी कि एक्चुअल में वो आज तक बना नहीं है आपको, फिर भी उसके बारे में पता चल गया है। जैसे जैसे आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं प्रेजेंटेशन देते हुए तो आपके लिए तो और बच्चे क्या हैं, स्टूडेंट ही हैं, जबकि वो आपके क्लासमेट हैं। एक्चुअल में आप टीचर बने नहीं हैं लेकिन आपको फिर भी आपको पता चल गया है कि इस तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है। रिजल्ट आर एक्यूरेट इन जर्नल कंपेयर टू एनालिटिकल मॉडल, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा जबकि आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। एनालिटिकल मॉडल्स जो दूसरे मॉडल्स हैं हम उनके उपयोग की बजाय जो है अगर स्टिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हेल्प्स टू फाइंड अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। आपको ये सिस्टम हेल्प करेगा कि अगर जो है अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना यानी कि सीक्वेंस वगैरह अनएक्सपेक्टेड है, आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ होगी, आपने ये कभी सोचा ही नहीं था, वो चीज़ें हो जाती हैं तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें स्टिमुलेशन के थ्रू पता चलेंगी। ईजी टू परफॉर्म व्हाट इफ़ एनालिसिस, कुछ भी हो हमें आसानी से जो है हम परफॉर्म कर पाएंगे, इसके अंदर आसानी से हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारी स्टिमुलेटेड टीचिंग मॉडल की। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी एडवांटेजेस दी गई हैं, आप उनको कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है टीचिंग एक्वायर कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लासरूम के अंदर किस मैनर से हमें बिहेव करना है और हमें जो प्यूपिल जो टीचर हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि उन्हें एक प्ले दिया जाता है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लासरूम के अंदर तो उनका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अब आप जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे थे और जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो मजाक बनाने लग जाते हैं, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई है, अब उसका सॉल्यूशन भी हमें जो है क्लास से ही मिलता है। टेक्निक्स का हम अलग अलग यूज़ करते हैं एनालाइज करने में प्रॉब्लम को और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, अलग अलग जो है हम स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारी एडवांटेजेस हैं स्टिमुलेटेड टीचिंग की। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस। अब एक टॉपिक होता है जिसके एडवांटेज हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती हैं। सबसे पहला होता है ये एक्सपेंसिव होता है।
अब जैसे कि टीचिंग के अंदर तो हम इतना एक्सपेंसिव इसको नहीं मान सकते, लेकिन अगर और किसी चीज़ में देखा जाए, अगर हम स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जैसे कि किसी को जो है पायलट बनाना है, उसके लिए अलग से ही एक्सपेंस लग रहे हैं उसको सिखाने में, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड रहेगा। एक्सपेंसिव टू कंडक्ट स्टिमुलेशन, यानी कि हमें वो रोल प्ले करने में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस रहेगा, ज़्यादा खर्चे रहेंगे उसमें भी। समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रिटेट द स्टिमुलेशन रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि आप जो है क्लासरूम के अंदर परफॉर्म भी कर रहे हैं, रोल भी आपने प्ले किया, लेकिन आप एक्चुअल में रिजल्ट उसका नहीं बता पा रहे, यानी कि कुछ टाइम में जो है हम रिजल्ट भी जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर बहुत सारा टाइम जो लगता है प्रिपेयर करने में, प्रिपरेशन करने में, कि कौन सी हमें टेक्निक लेनी है, कौन सा हमें जो है किस तरीके से एक्सप्लेन करना। जब आप स्टार्टिंग की स्टेजेस में होते हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल होती है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टीचिंग की जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पर आंसर देना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अंदर कोई एम्फेसिस नहीं किया जाता है कि टीचिंग का कंटेंट क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो है प्रेजेंटेशन नॉर्मली बुक में से ही सारी लाइन बोल देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि इसका क्या मीनिंग है और क्या नहीं है, वो समझाना भी नहीं चाहते, यानी कि इसके अंदर कंटेंट से रिलेटेड भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार जो हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि जिससे हमें ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखाता इस चीज़ में कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएं, यानी कि वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार जो है अवेलेबल भी नहीं होते हैं। लर्निंग जो है एक सीरियस एक्टिविटी है, जबकि जिसके अंदर जो है हमें हाईली इंडिविजुअलाइज्ड कंसंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टिमुलेशन जो है बहुत ही कम रोल जो है प्ले करता है इस चीज़ में। इट इज़ डाउटफुल वेदर एनी वर्थ वाइल लर्निंग टेक प्लेस थ्रू स्टिमुलेशन। ये कहना डिफ़िकल्ट है कि हम स्टिमुलेशन से एक्चुअल में सब कुछ सीख रहे हैं, एक्चुअल जो हमारी लर्निंग है वो हो रही है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो सारी चीज़ें करते हैं, सेम प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को सीख नहीं पाते। यानी कि स्टिमुलेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे। होप सो आपको स्टिमुलेशन स्ट्रेटजी समझ आई होगी और स्ट्रेटजी का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से हम जो है टीचिंग में अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।